हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों आज आपका ये प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। इससे पहले के 9 प्रैक्टिस सेट अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक दिया गया है, एक बार से ज़रूर देख लें। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है साथियों, उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। जापान को, म्यांमार को, भूटान को या भारत को। तो उगते हुए सूरज की अगर बात करें तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। दोस्तों जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है साथियों, किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दिया गया था। दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 55वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, 56वें संविधान संशोधन द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसके सही उत्तर की बात करें तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो मताधिकार की आयु है या वोट करने की आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को, 5 सितंबर को, 5 दिसंबर को या 5 अगस्त को। तो विश्व शिक्षक दिवस की अगर बात करें साथियों तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, किसके द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। गुरु तेग बहादुर द्वारा, गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा, गुरु हरगोविंद जी द्वारा या गुरु नानक देव द्वारा। गुरु नानक देव को सिख धर्म का संस्थापक भी कहा जाता है। प्रश्न पूछा गया कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। अगला और 5वां नंबर प्रश्न पूछा गया साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। महानदी पर, सतलुज नदी पर, कृष्णा नदी पर या ताप्ती नदी पर। तो दोस्तों भाखड़ा नांगल परियोजना की अगर बात करें तो भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा सतलुज नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना सतलुज नदी पर स्थित है। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। दोस्तों सूर्य ग्रहण की स्थिति की अगर बात करें तो सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आ जाता है। इनमें से कोई नहीं, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है तब होता है सूर्य ग्रहण, या चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तो दोस्तों सूर्य ग्रहण कब होता है, इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। अगले और 7वें नंबर प्रश्न की बात करें, 7वां नंबर प्रश्न पूछा गया है साथियों कि जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर हैं। दोस्तों जैनवाद की अगर बात करें तो जैनवाद के अनुसार कुल कितने तीर्थंकर हैं, 24, 25, 20 या 18। तो जैनवाद की अगर बात करें तो जैनवाद के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हैं, जिसमें से महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि महावीर स्वामी जो थे ये कौन से तीर्थंकर थे, तो ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के, और जैनवाद के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर हैं। अगला और 8वां नंबर प्रश्न है साथियों,
चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है? दोस्तों चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है किसमें? मार्बल में, ग्रेनाइट में, स्लेट में, या इनमें से किसी में नहीं। तो चूना पत्थर परिष्कृतीकरण के बाद परिवर्तित होता है मार्बल में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्बल। मार्बल इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 9वां नंबर प्रश्न की बात करें। 9वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? दोस्तों भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्य को, 15 सदस्य को, 11 सदस्य को, या 24 सदस्य को? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है ये राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, या इसके द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 सदस्य। अगला और 10वां नंबर प्रश्न साथियों, चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है। दोस्तों चौथा खंभा संप्रत्यय संदर्भित करता है किसको? न्यायपालिका को, प्रेस को, विधायिका को, या कार्यपालिका को? तो जो चौथा खंभा है प्रेस को चौथा खंभा के रूप में जाना जाता है। चौथा खंभा संप्रत्यय प्रेस को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेस। अगला और 11वां नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? दोस्तों भारतीय नेपोलियन की अगर बात करें तो भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है? सम्राट अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को? तो भारतीय नेपोलियन की अगर बात करें साथियों तो भारतीय नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। दोस्तों समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है? सौर मंडल के किन ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में भी जाना जाता है? मंगल एवं बुध को, बुध एवं शुक्र को, पृथ्वी एवं मंगल को, मंगल एवं बुध को? तो सौर मंडल के बुध एवं शुक्र ग्रहों को निकृष्ट ग्रहों के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा बुध एवं शुक्र। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? दोस्तों रेटिनाल के सामान्य नाम की अगर बात करें तो रेटिनाल का सामान्य नाम क्या है? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, या विटामिन वी? तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है, और रेटिनॉल का जो सामान्य नाम है वो विटामिन ए है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा विटामिन ए। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, पाक जल डमरू मध्य अलग करता है किन दो देशों को? दोस्तों पाक जल डमरू मध्य की अगर बात करें तो ये किन दो देशों को अलग करता है? पाकिस्तान और श्रीलंका को, ब्रिटेन और फ्रांस को, भारत और पाकिस्तान को, या भारत और श्रीलंका को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और श्रीलंका। पाक जल डमरू मध्य जो है ये भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग की विशेष अधिकार निहित हैं? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं? 350 में, 356 में, 280 में, या 324 में? तो दोस्तों अनुच्छेद 324 में, संविधान के जो अनुच्छेद 324 है इसमें निर्वाचन आयोग के विशेष अधिकार निहित हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 324। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, पोंगल त्यौहार है। दोस्तों पोंगल कहाँ का त्यौहार है? महत्वपूर्ण त्यौहार है, पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। पोंगल कहाँ का त्यौहार है? तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, या नेपाल का? तो पोंगल त्यौहार की अगर बात करें साथियों तो पोंगल तमिलनाडु का एक विशेष त्यौहार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोंगल त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है साथियों,
वर्ष 2014 में भारत का कौन सा राज्य भारत का 29वां राज्य बना? दोस्तों वर्ष 2014 में किस नए राज्य की स्थापना हुई? तेलंगाना, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या झारखंड? तो वर्ष 2014 में तेलंगाना भारत के 29वें राज्य के रूप में सामने आया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, जापान की संसद का नाम क्या है? दोस्तों जापान के संसद की अगर बात करें तो जापान के संसद को क्या कहा जाता है? शोरा, मजलिस, डायट या नेसेट? तो जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है साथियों डायट। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा डायट। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है साथियों, ओमान की राजधानी कहाँ है? दोस्तों ओमान की राजधानी की अगर बात करें तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ओमान की राजधानी कहाँ है? रियाद में, रामल्ला में, अबू धाबी में या मस्कट में? तो ओमान की राजधानी की अगर बात करें साथियों तो ओमान की राजधानी मस्कट में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ओमान की राजधानी मस्कट। अगला और अंतिम प्रश्न है आज की क्लास का साथियों, बिहू कहाँ का प्रमुख नृत्य है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। पूछा गया कि बिहू कहाँ का प्रमुख नृत्य है? असम का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का या उत्तर प्रदेश का? तो बिहू लोक नृत्य की अगर बात करें तो बिहू असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। दोस्तों आज के इस प्रैक्टिस सेट में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।